हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का आधुनिक भारतीय इतिहास के एक नए सत्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पुराने सत्रों से आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इस सत्र में भी हम आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस पूरे सत्र के दौरान आप पेन पेपर लेकर बैठें और जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स हैं आप उनको साथ में लिखते चलें, ताकि आपको आगामी परीक्षा में उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ तवज्जो देते हैं, ध्यान से समझते हैं। और आज का जो ये सत्र है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान जो भूमि राजस्व व्यवस्थाएं लाई गई उनसे ऊपर संबंधित या उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। हालांकि भू राजस्व से संबंधित मैंने तमाम चीजें अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी करी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसको देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ताकि आपकी समझ जो हो वो व्यापक हो सके और आपको समझने में आसानी मिल सके। चलिए आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था के तौर पर जानी जाती है ना। ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले, वो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर रीड। ठीक है जी, जिन्होंने सबसे पहले बारामहल डिस्ट्रिक्ट में बारामहल डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, कहा तमिलनाडु में इसका एक तरीके से क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है जी, फिर आते हैं मनरो, थॉमस मनरो, जो इसको कायदे से लागू करते हैं पहली बार 1820 में मद्रास में। ठीक है, और फिर आगे चल के आते हैं एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन जो कि इसको लागू करते हैं बंबई में। ठीक है जी, यही थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या किया गया था इसके अंतर्गत जो भूमि राजस्व का कॉन्ट्रैक्ट होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर किसानों के साथ ही हस्ताक्षर किया करती थी, है ना। और और भूमि स्वामित्व यानी कि भू स्वामित्व जो था वो कृषकों में ही निहित था। यही इस व्यवस्था की खास बात थी, यानी कि भू स्वामित्व स्वामित्व किसानों में निहित था, किसानों में निहित। क्लियर है। तो कहां कहां लागू किया गया आप देख पा रहे होंगे, मद्रास में किया ही गया था मनरो के द्वारा, बंबई में एल्फिंस्टन के द्वारा, फिर आगे चलकर ये कर्नाटक के कुर्ग वाले क्षेत्र में भी आया, असम में भी आया। ठीक है, पूर्वी बंगाल में इसकी स्थिति नहीं रही, है ना। बंगाल की बात जब कभी भी आएगी तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। ठीक है, जिसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है जी, और इसमें क्या था, इसमें जो भू स्वामित्व था स्थायी बंदोबस्त में वो किसानों के पास ना होके जमींदारों के पास था, यानी कि भू स्वामित्व जमींदारों के पास होना। ठीक है, तो किन किन क्षेत्रों में था, तो तीन को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल क्या बचेगा 1 2 4 5। ठीक है, तो 1 2 4 5 जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी हमने पुराने क्लास में जो है वो डिस्कस कर रखी है ना। हालांकि आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था एक व्यवस्था थी भू राजस्व की, वैसे ही एक और व्यवस्था थी जिसको कहते थे माहलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था। तो इस माहलवाड़ी व्यवस्था में एक व्यक्ति थे, लैंड असेसमेंट यानी कि लैंड पे कितना रेवेन्यू लेना चाहिए ना लेना चाहिए, इसके लिए एक पद बनता है लैंड असेसर। तो उसके पद पे एक व्यक्ति निहित थे, मतलब हुआ करते थे, जिनका नाम था RM बर्ड। ठीक है, तो RM बर्ड ने यह सजेशन दिया कि भैया ऐसा है, भूमि राजस्व से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट है ना,
वो आप किसी एक किसान के साथ हस्ताक्षर मत कीजिए, वो आप पूरे महल के साथ कीजिए। ठीक है, महल मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, गांवों का समूह, है ना। तो यही इन्होंने रिकमेंड किया था आरएम बर्ड ने। क्लियर है बात। तो आरएम बर्ड ने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट महल के साथ किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना। तभी नाम क्या आया, महलवारी। महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, महल मतलब गांव का समूह। ठीक है, तो इन्होंने सजेशन दिया और इस सजेशन को मानते हुए हाल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत कर दी 1822 में। क्लियर है। फिर आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 1833 में इस व्यवस्था में क्या किया, कुछ संशोधन किया। ठीक है, और ये जो स्थिति है, ये स्थिति लागू कर दी गई उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में, पंजाब में, सेंट्रल प्रोविंस में, केंद्रीय प्रांत, है ना, जो भी वर्तमान का मध्य प्रदेश है, इन तमाम जगहों पर जो है वो लागू की गई। यही थी क्या, कौन सी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। ठीक है, आगरा में भी इसकी स्थिति आई। उत्तर पश्चिम मतलब कौन सा क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र। यही कारण है कि आर एम बर्ड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो उत्तर भारत के जो भूमिकर व्यवस्था है उसका प्रवर्तक कौन था, आर एम बर्ड, जिसका संबंध कौन सी व्यवस्था के साथ है, महलवारी व्यवस्था के साथ। लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, हॉल्ट मैकेंजे। किसके समय में इस व्यवस्था का संशोधन किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मार्टिन बर्ड, आइए आगे आइए। समस्त अंग्रेजी भारत की सार्वधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई जाने वाली भू राजस्व व्यवस्था, ये वही व्यवस्था थी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। ये वही व्यवस्था थी जिसका संबंध जो है वो थॉमस मनरो के साथ है, एल्फिंस्टन के साथ है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ये समस्त व्यवस्था किससे संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है ना। वही जो सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, जो थोड़ी देर पहले बताया, फिर थॉमस मनरो ने मद्रास में, एल्फिंस्टन ने बंबई में, है ना, इन तमाम क्षेत्रों में इसको क्या किया, लागू करवाया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग नहीं है भैया, ये विटली आयोग है, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, विटली है, विटली आयोग, है ना। कब आया था, 1929 में। क्यों आया था, तो 1929 का जो विटली आयोग है उसका संबंध जो है ना वो लेबर से रिलेटेड है, यानी कि श्रमिकों की स्थिति से रिलेटेड है। ठीक है, और इसने यह एक तरीके से फरमान जारी किया। अच्छा एक चीज और, ये जो विटले आयोग है इसको रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी कहते हैं। लेबर बताया ना मैं अभी, श्रमिक, तो इसका दूसरा नाम क्या है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, श्रमिकों पर बना एक राजसी आयोग। ठीक है, इस आयोग ने यह परामर्श देते हुए यह कहा कि जो मजदूर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग के जीवन की स्थिति, है ना, उनके कार्य करने की क्या स्थिति चल रही है, उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम एक तरीके से बेहतर कदम उठा सकें। ठीक है जी, तो यही क्या है, विटले कमीशन या रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स। तो इसका संबंध किससे है, देखिए कहीं पर आपको वो जरूर दिखेगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें क्या करना, प्रस्तुत करना। तो कब आया था, 1929 में, स्पष्ट रूप से लिखा ही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध, ध्यान से पढ़िएगा,
उनके प्रबंध से चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक। देखिए 1861 1881 में, ठीक है, भारतीयों द्वारा स्थापित वह बैंक जो उनके प्रबंध यानी कि भारतीयों के मैनेजमेंट से चलने वाला और सीमित देयता का बैंक, ये ऑड कमर्शियल बैंक था, ठीक है, और भारतीयों के द्वारा पूर्ण तरीके से संचालित होने वाला पहला बैंक, कंप्लीटली। यहां पर क्या शब्द लिखा है? सीमित देयता। तो सीमित देयता के साथ भारतीय प्रबंधन के द्वारा चलाया जाने वाला पहला बैंक ऑड कमर्शियल बैंक। पर पूर्ण तरीके से भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला या भारतीयों के द्वारा मैनेज्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो जाता था, है ना, 1895 1895 लाहौर। लेकिन यहां पे शब्द क्या जोड़ दिया है? शब्द जोड़ दिया है सीमित देयता, ठीक है, और वर्ष कब का है? 1881। इसी कारण उत्तर क्या हो गया? ऑड कमर्शियल बैंक, ठीक है जी। फुल्ली मैनेज्ड अगर पूछता, पूर्ण रूप से जिसका प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त, अभी अभी बताया, रैयतवारी बंदोबस्त कितनी बार बात हो चुकी है, कहां कहां पे? मद्रास और बंबई, है ना। इसके साथ फिर आगे चल के कुर्ग में भी इसकी स्थिति आई, कर्नाटक में, लेकिन मूल तौर पर शुरुआती स्थिति कहां कहां थी? मद्रास और बंबई, ठीक है जी। तो डी जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 का पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ये पुराने क्लासेस में भी डिस्कस हो चुका है। सबसे पहली बात, ये जो इल्बर्ट बिल था ये किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है जी। और कुल मिलाकर बात क्या थी कि पहले जो भारतीय न्यायाधीश हुआ करते थे उनको अंग्रेजों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, जबकि अंग्रेजों को भारतीयों की सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार था, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि भारतीय न्यायाधीशों में वह स्थिति नहीं है कि कायदे से क्या हो सके एक तरीके से, तो वो अंग्रेजों की सुनवाई कर सके, गलत फहमी के तौर पे। तो इसी से संबंधित क्या है? ये बिल है जिसका नाम क्या है? इल्बर्ट बिल। क्लियर है? तो देखिए साफ साफ यहां पे पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा। जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, बिल्कुल सही, है ना। मतलब अंग्रेज तो भारतीय स्थिति का, भारतीय लोगों का सुनवाई कर सकते थे, लेकिन भारतीय अंग्रेजी लोगों का सुनवाई नहीं कर सकते थे। यही तो कंट्रोवर्सी थी। किसके समय की कंट्रोवर्सी? लॉर्ड रिपन के समय की कंट्रोवर्सी। चलिए नेक्स्ट आइए जी। फिर से वही बात आ गई, है ना, भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। तो अभी अभी क्या आपको बताया, ध्यान से समझिएगा पहले। जहां पे भी बड़े सामंत को आवंटित भूमि की बात हो, आज भी कहते हैं तुम्हारा जागीर है क्या, है ना। तो मध्यकाल के दौरान जो सामंतवादी हुआ करते थे, या मध्यकाल और आधुनिक काल के शुरुआती संक्रमण काल के दौरान जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, उनको जो जमीनें दी जाती थी, आवंटित भूमि, वो किसके तहत दी जाती थी? तो जागीरदारी व्यवस्था के तहत दी जाती थी, बिल्कुल सही। यानी कि ए का 1 होना चाहिए। अब इन दोनों में से आगे बढ़िए। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, अच्छा पहले उसके आगे बढ़िए। उप किराएदारों पर थ्योरी ऑफ रेंट आ गया। देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बिक्री करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। आपको मैं बता चुका हूं, थ्योरी ऑफ रेंट पे आधारित। और किसानों को भूमि स्वामित्व देने की जहां बात आ गई, तो कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? रैयतवारी व्यवस्था आ जाएगी, यानी कि सी का 2, ठीक है जी। रैयतवारी व्यवस्था कहां है? 2 पे है, ठीक है। यानी कि सी का कायदे से क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये देखिए सी का 2 है यहाँ पे, ए का 1 है। और आगे आइए, और क्या बताया था? महल का मतलब क्या होता है? गांव। तो गांव के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस व्यवस्था को क्या कहा जाने लगा? महलवारी व्यवस्था। थोड़ी देर पहले भी बात आई थी, आर एम बर्ड की बात आई थी, हॉल्ट मैकेंजे की बात आई थी। तो ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, इसको क्या कहा जाएगा? महलवारी, यानी कि डी का 3, ठीक है।
और माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ये किसके तहत हुई है? लाजमी तौर पे जमींदारों के तहत, है ना, बिचौलिए। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो गया? ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ठीक है जी। तो टैगलाइन पढ़िएगा, जैसे ही यहां पे प्रत्येक किसान आ गया तो प्रत्येक किसान का मतलब हो गया रैयतवारी। जैसे ही गांव की बात आ गई तो हो गया महलवारी। जैसे ही बड़े सामंत की बात आ गई तो बड़े सामंत की बात जैसे ही आएगी तो जागीरदारी। तुम्हारा जागीर है क्या ये, है ना। और तहसीलदारों, इजारेदारों, मालगुजारों, इनकी मध्यस्थता वाली जो व्यवस्था है जमींदारी। क्लियर है? तो टैगलाइन पकड़ के आप अगर चलेंगे तो दिक्कत यहां पर नहीं होगी। चलिए आगे चलिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, क्यों भैया? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का, किसी भी उद्योग के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कोर इंडस्ट्रीज कितनी है। कोर इंडस्ट्रीज कायदे से अगर बोला जाए सामान्य भाषा में तो भारी उद्योग, ठीक है जी, है ना। तो उस दौरान क्या था? उस दौरान भारत में भारी उद्योगों की कमी थी। अगर उद्योग होते तो क्या यहां से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर उसको मैन्युफैक्चर करके वापस बेचने की नौबत आती? जवाब है नहीं। तो इन्हीं भारी उद्योगों के कमी के कारण जो है वो भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। क्लियर है? तो इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? भारी उद्योगों का क्या अभाव। क्लियर है? अच्छा, एक जानकारी और दे दूं, वर्तमान भारत में टोटल कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं? 8। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में कोर इंडस्ट्रीज की संख्या कितनी है? 8। क्लियर है? चलिए। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था? आपको मैंने बताया था, बता रखा हूं, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। बिल्कुल सही है, ये एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन जो चाइना के साथ, चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार था, उसकी समाप्ति 1813 में नहीं की गई। चाय के साथ या चाय के व्यापार में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 1833 में खत्म किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है जी। तो किस पे एकाधिकार बरकरार रह गई थी? चाय पर, जिसको खत्म कब किया गया? खत्म किया गया कब? 1833 के चार्टर अधिनियम से। लीजिए भैया, अब इसका जवाब दे दिया तो अगला क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? अंतिम रूप से मतलब क्या? पहले व्यापारी का एक अधिकार तो 1813 से समाप्त ही है, पर चाय वाला बचा हुआ है। चाय वाला खत्म कब किया गया? चार्टर एक्ट 1833 से। तो अंतिम रूप से समाप्त कब होगा? 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक। चलिए। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर जारी करें। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो बता चुका हूं। स्थायी बंदोबस्त जब कभी भी बात आएगी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात आनी चाहिए, है ना। क्षेत्रों की बात करूं तो शुरुआती क्षेत्र में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनकी बात आनी चाहिए। किया क्या गया था?
ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में आ गया जमींदार और नीचे थे कृषक वर्ग। जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि तुम हमें एक निश्चित राशि दो, है ना, या निश्चित भुगतान करो, और इस भुगतान के बदले जमीन का जो मालिकाना हक होगा वो तुम्हारे पास होगा। और ये जमींदार किसका शोषण किया करते थे? फिर कृषकों का। इसी व्यवस्था के दौरान जमींदार को यह कहा गया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कृषक के साथ, जिस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा पट्टा, और उस पट्टे में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि किस किसान ने कितना भुगतान किया है। पर जमींदार तो यहां भैया सर्वोपरि चल रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित भुगतान कर ही रहे हैं, आगे हम काम करें ना करें कौन देखने वाला है। तो कुल मिलाकर इन्होंने पट्टा की स्थिति को नहीं माना। उसके पीछे का कारण क्या था? इनके ऊपर कोई नहीं था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये स्वतंत्र और स्वच्छंद तरीके से शोषण किए जा रहे थे। ठीक है जी, चलिए, वाह वाह, अब इतना आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट दिया है भैया भू राजस्व के बदले। अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। बिल्कुल सही, अभी अभी जस्ट बताया कि तुम हमें एक निश्चित अमाउंट दिया करो और बदले में मालिकाना हक तुम्हारे पास होगा। रैयतवारी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल सही, क्या दिक्कत है इसमें? थॉमस मनरो, एल्फिंस्टन, अलेक्जेंडर रीड, कुल मिलाकर क्या गया था? अस्थाई बंदोबस्त में स्वामित्व था जमींदारों के पास, रैयतवारी व्यवस्था में यह स्वामित्व चला गया किसानों के पास, जो कि चला जाना चाहिए था पहले ही। अच्छा, माहल का मतलब क्या होता है? गांव। मतलब महलवारी व्यवस्था में जो भूमि राजस्व की स्थिति थी वो किसके साथ हस्ताक्षर की गई? गांव के साथ। आइए जरा देखें, मालवारी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब सबके सब स्टेटमेंट सही, 1 2 एंड 3। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है आपको, इसी कारण मैंने कहा कि एक बार आप पुरानी क्लास भी मेरी जरूर देख लें, है ना। अब फिर से वही आ गया भैया, परमानेंट सेटलमेंट जब भी आएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। चार्ल्स ग्रांट का नाम आना चाहिए कि नहीं? जॉन सोर का नाम आना चाहिए कि नहीं? अच्छा, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर के बारे में भी आगे भी बात होगी, घबराना नहीं है। अभी आप बस इनको पकड़ के चलिए ना, क्या दिक्कत है? मतलब एक के साथ क्या होना चाहिए? वन, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था जब कभी भी आएगी तो मनरो की बात होगी, एल्फिंस्टन की बात होगी, अलेक्जेंडर रीड की बात होगी, ठीक है। और महलवारी व्यवस्था की बात जब कभी भी होगी तो आर एम बर्ड की बात होगी, हॉल्ट मैकेंजी की बात होगी, विलियम बेंटिक की बात होगी। मतलब ए का क्या हो गया जी? ए का हो गया 1, ठीक है। बी का क्या हो गया? बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, तो बिल्कुल सही, 1 2 3। क्लियर? चलिए, महलवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। अभी अभी महलवारी व्यवस्था के बारे बात हुई है। महलवारी व्यवस्था वही हॉल्ट मैकेंजी वाली, तो गंगा घाटी के क्षेत्र में बिल्कुल थी, गंगा के दोआब रीजन में बिल्कुल थी, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में बिल्कुल थी, पंजाब में बिल्कुल थी, और मराठाओं के अधिकृत प्रदेश में बिल्कुल थी। 1 2 3 4 5। महल मतलब वही गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाना, ठीक है। और महलवारी व्यवस्था में नाम किसका किसका याद रखना है? आर एम बर्ड। शुरू किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी, 1822 में, ठीक है। और फिर आगे चल के 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसमें संशोधन करवाया। तो इन सब का नाम याद रहना चाहिए आपको, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ठीक। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सम्मिलित कीजिए, ठीक है।
अब ये क्या है कायदे से वो समझिए, कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, अंग्रेजों के द्वारा भूमि राजस्व से संबंधित अलग अलग समय पर जो है वो सुधार किए गए, है ना। और उन सुधारों के तहत अलग अलग जो है वो अधिनियम लाए गए। उन्हीं अधिनियमों से संबंधित आपके पास ये प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सूची एक को सूची दो से जरा सा मिलाते हैं। हम्म। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, पहला में क्या है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, 1885। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, 1886। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, लगा मिला ही हुआ है लग रहा है। और मध्य प्रांत काश्तकारी 1883। ठीक है। तो इन सब अधिनियम के आगे ईस्वी लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल मिला हुआ सही था। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। हाँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़ा सा धीरज बनाए रखिएगा। नाम आया है चार्ल्स ग्रांट का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले सवाल पढ़िए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकेले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकारा गया? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कृपया करके। भारत में जब एजुकेशन की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, तो इसको लेकर दो प्रकार के विचारधाराएं पनपी। एक को कहते हैं प्राच्य, इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ध्यान से सुनते रहिएगा कृपया करके। और दूसरे को कहते हैं आंग्ल, यानी कि एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो यह मानती थी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो लंबे समय से चली आ रही है, पौराणिक तरीके से चली आ रही है, वेदों, है ना, इन सब के माध्यम से जो शिक्षा का प्रणाली चला आ रहा है वो उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब ये जो विचारधारा है वो पारंपरिक पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करने वाली थी। और ये जो एंग्लिसिस्ट विचारधारा है, नाम ही है आंग्ल, मतलब ये मान के चलते थे कि भारतीयों की स्थिति जो है ना वो बारबेरस सोसाइटी की है, बिल्कुल। ये एक तरीके से पिछड़े लोग हैं क्योंकि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो ये आधुनिकता पर बल देने वाली विचारधारा थी जिसको क्या कहते हैं, एंग्लिसिस्ट। ठीक। तो अब ये विवाद क्या है? कुछ अंग्रेजी अधिकारी ऐसे थे जो भारत के एजुकेशन के प्राच्य व्यवस्था पर मानते थे, और कुछ ऐसे थे जो एजुकेशन में आंग्ल स्वरूप लेकर आना चाहते थे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट विचारधारा की बात कर लेते हैं, फिर एंग्लिसिस्ट विचारधारा की बात करेंगे। ओरिएंटलिस्ट प्राच्य क्या होता है बता चुका हूं। जो क्या चाहते थे कि भारत के पारंपरिक तरीके की शिक्षा को क्या किया जाए, एक तरीके से स्वीकारा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो इस दौरान लाजमी तौर पर जितने भी लोग थे या जो लोग इस ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को मानते थे, प्राच्य तरीके को मानते थे, उन्होंने क्या प्रेफर किया होगा? उन्होंने प्रेफर यह किया होगा कि भारतीय साहित्य को पढ़ा जाए। क्योंकि अगर हमें भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर भरोसा है, यकीन है, तो हमें जानना भी तो पड़ेगा ना कि पुरानी साहित्यों में लिखी क्या चीजें गई हैं। तो उसके तहत जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है, उन्होंने अलग अलग भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवाना शुरू किया। ठीक है। मतलब विभिन्न भारतीय ग्रंथों का अनुवाद। यहां से भी आपसे प्रश्न आ जाता है ना।
अनुवाद की श्रृंखला जो है वो प्रारंभ करवाई गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताते हुए चलूं तो 1776 में 1776 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनबी हैलहेड। इन्होंने भारत की जो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। ठीक है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद। ये सब ओरिएंटलिस्ट लोगों के नाम चल रहे हैं अभी, जो भारतीय पारंपरिक शिक्षा में विश्वास करते थे। तो आपसे सीधे भी पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया, तो एनबी हैलेड ने। क्लियर है। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है चार्ल्स, दूसरे व्यक्ति का नाम आता है चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाने वाले व्यक्ति कौन? चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। क्लियर है। इसके साथ ही इन्होंने एक और अंग्रेजी अनुवाद करवाया हितोपदेश का। तो हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद, हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने करवाया। क्लियर है। और भी बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट लोग आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एच एच विल्सन। किनका नाम आता है? एच एच विल्सन। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत प्रोफेसर, विद्यालय में संस्कृत अध्यापक हैं, अंग्रेज, पढ़ा क्या रहे हैं? संस्कृत, तभी तो ओरिएंटलिस्ट हैं। अगला नाम आता है मैक्स मूलर का। ये तमाम लोग क्या थे? तो ओरिएंटलिस्ट थे। क्लियर है। अच्छा, दूसरी विचारधारा जैसे मैंने आपको बताई कि वो आंग्ल विचारधारा थी, यानी कि एंग्लिसिस्ट थी, जो ये मानकर चलती थी कि भारतीयों का जो एक तरीके से प्रोग्रेस है वो तभी संभव है जब इंग्लिश एजुकेशन के साथ इनका ताल्लुक कराया जाए। और ये मानने वाले में चार्ल्स ग्रांट, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इसको भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का जनक। ठीक है। लॉर्ड मैक्यूले, जिसके ऊपर ये सब क्वेश्चन अभी आया है, इसी ने 1835 में एजुकेशन माइन्यूट निकाला था। क्या निकाला था? एजुकेशन माइन्यूट, है ना। जेम्स मिल, ये सब एंग्लिसिस्ट थे। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा के जवाब दे देंगे कि ये जो विवाद था प्राच्य और आंग्ल विवाद, ये कब समाप्त हुआ? तो 1835 के लॉर्ड मैक्यूले के प्रपत्र से, जिसको एजुकेशन माइन्यूट कहते हैं। अब खुद कॉमन सेंस लगाइए, इसमें मैक्यूले ने क्या कहा होगा कि शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए? क्या था वो? एंग्लिसिस्ट था। मतलब किस भाषा पे जोर दिया होगा? अंग्रेजी पर। ठीक है। तो यही था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच का विवाद। ओरिएंटलिस्ट से संबंधित चिंतक, जिन चिंतकों में एच एच विल्सन, चार्ल्स विल्किंस, है ना, और फिर इधर एंग्लिसिस्ट में मैक्यूले, मिल, इन सब लोगों की स्थिति आती है। ठीक है जी, चलिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत बार डिस्कस हुआ है। 1854 में एक चीज हुई जिसको कहा जाता है उट्स डिस्पैच, चार्ल्स उट्स डिस्पैच। इसी को भारतीय शिक्षा का मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसी के सलाह पर, सजेशन पर
3 जगहों पर यूनिवर्सिटीज बनी, बंबई, कैलकाटा और मद्रास, है ना। इन विश्वविद्यालयों की स्थिति चार्ल्स वुड डिस्पैच से आई, है ना, जिसने कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की तरफ तवज्जो दी, और तीनों विश्वविद्यालयों की स्थिति क्लियर है। चलिए, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और ये जो प्राथमिक शिक्षा वाली बात है ना, इस प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मैंने आपको एक आयोग भी बता रखा है, जिसका नाम क्या था? हंटर आयोग। जलियांवाला बाग वाला हंटर आयोग नहीं, 1882 वाला हंटर आयोग। इसने भी भारत के प्राथमिक शिक्षा के ऊपर रिपोर्ट पेश की थी, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्राथमिक शिक्षा पर जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी। चलिए, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आयोग थे, जरा उसकी पहचान कीजिए, है ना। पुराने क्लासेस में भी हमने डिस्कस कर रखा है। शिक्षा से संबंधित जब आयोगों की बात की जाती है, तो अभी अभी बताया, यहीं पर लिखते चलता हूं। हंटर आयोग 1882, विश्वविद्यालय आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917 से 1919, उसके बाद फिर फिलिप हार्टोग आयोग 1929, सार्जेंट प्लान 1944, लिंडसे आयोग 1929, संयू आयोग 1934। यही भारत में शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट आयोगों की सूची है। मेरे ख्याल से सबका नाम है इसमें, 1 2 3 4। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट। किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा का समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी जब मैं एंग्लिसिस्ट यानी कि आंग्ल विचारधारा के लोगों के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें मैंने लॉर्ड मैक्यूले की बात की थी, याद होगा आपको। लॉर्ड मैक्यूले, जिसने 1835 में क्या निकाला? एजुकेशन माइन्यूट निकाला। ठीक है। जिस एजुकेशन माइन्यूट में क्या कहा गया? शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी। और इसने इस माइन्यूट में शिक्षा को लेकर एक सिद्धांत भी दिया, जिसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह मानकर चल रहा था लॉर्ड मैक्यूले, कि ऐसा है कि शिक्षा जो है ना, आप केवल गिने चुने लोगों को दीजिए, है ना, उच्च वर्ग को दीजिए, और शिक्षा फिर उस उच्च वर्ग से छनते 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 आम जनता तक अपने आप पहुंच जाएगी। और यही कारण है कि इसने भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बोला था? अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी की स्थिति सबके साथ तो थी नहीं, गिने चुने लोगों के साथ थी। तो इसकी मानसिकता ही ये थी कि एजुकेशन को लिमिटेड लोगों तक सीमित कर दीजिए, और बाद में ये एजुकेशन अपने आप छन छन कर नीचे की तरफ पहुंच जाएगी, है ना। तो ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊपर में गिने चुने लोग, और वहां से फिर शिक्षा, है ना, फिल्टर होते होते आम जनता तक, इसी को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है।
चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, अभी अभी जस्ट हमने चार्ल्स ग्रांट की बात की थी, याद है आपको? चार्ल्स ग्रांट, क्लियर है? एंग्लिसिस्ट विचारधारा वाला, उसका नाम याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक नाम और आया है, विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स भी शिक्षा से संबंधित है, पर विलियम जोन्स का नाम किसमें आता है? ये ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्य थे। बता चुका हूं ना, ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो भारत के पारंपरिक ज्ञान के ऊपर तवज्जो दे। जबकि क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा का जनक वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं विचारधारा में एंग्लिसिस्ट हो, और चार्ल्स ग्रांट एंग्लिसिस्ट था। विलियम जोन्स क्या थे? तो विलियम जोन्स जो है वो ओरिएंटलिस्ट है। इनका नाम मैंने क्यों बताया? इन्होंने भारतीय पारंपरिक शिक्षा के अध्ययन के लिए बहुत कदम उठाए। ठीक है, जैसे 1784 में, लिख लीजिएगा कहीं पर, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन? विलियम जोन्स। ठीक है, फिर आगे चलकर 1804 में ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी, ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी, है ना? 1784, 1804 और फिर आगे चलकर 1823 में, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो जोन्स का नाम जब कभी भी आएगा तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इनका नाम याद रखना है। और एक चीज और दिमाग में रखनी है कि ये प्राच्य विचारधारा, यानी कि यहाँ की परंपरागत शिक्षा प्रणाली के ऊपर तवज्जो देने वाले व्यक्ति, है ना? जबकि चार्ल्स ग्रांट, जेम्स मिल, मैक्यूले, ये सारे के सारे पाश्चात्य शिक्षा के प्रवर्तक। क्वेश्चन था आधुनिक शिक्षा, इसी कारण, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा, इसी कारण जवाब क्या हो गया? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चलिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, है ना, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, कि स्थापना किसने की? याद रखना है, ये जो हिंदू कॉलेज है कलकत्ता वाला, जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाला व्यक्ति है, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है: राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ, और डेविड हैरे। इन तीनों के संयुक्त कोशिश का परिणाम था। तो यहां पर तीनों में क्या है आपके पास उपलब्ध? डेविड हैरे। पर इन दोनों का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ का। ठीक है, चलिए, भारतीय दस्तकारी आयोग के पतन के कारण थे। अच्छा, क्या क्या कारण थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। बिल्कुल, जो हैंडक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे जो चीजें थी, उसको वो क्या करते थे? उसको वो मिनिमल कॉस्ट पर यहाँ से उठाते थे। बिल्कुल सही है ये भी। अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी कारण है ना? इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, है ना? तो कुल मिलाकर जो दस्तकारी उद्योग का पतन है भारत में, उसके पीछे जो है वो तीनों के तीनों कारण जो है वो क्या थे? जिम्मेदार थे। क्लियर है? तो इसमें किसी भी बात की कोई दोहराई यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सबके सब कारण इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का या प्राकु औद्योगिकरण का अवधि क्या था? ठीक है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का अवधि क्या कहा जाता है? 1800 टू 1850। क्लियर है? 1800 से लेकर 1850 की स्थिति। ठीक है, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काल कहा जाता है भारत में, है ना? और पुराने क्लासेस में मैंने आपको बता भी रखा है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग रवैया रहा। जैसे वाणिज्यिक काल, वाणिज्यिक काल, वाणिज्यिक काल, कॉमर्शियल पीरियड, 1757 से लेकर 1813। मुक्त व्यापार का काल, मुक्त व्यापार का काल, है ना, तो ये रहा आपको कायदे से 1813 से लेके 50 की स्थिति। और 50 ऑनवर्ड की स्थिति को क्या कहा जाता है? एक तरीके से पूंजीवाद का काल। क्लियर है? और यहां पर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति, है ना, वो 1800 से लेकर कब तक? 1850 का काल। क्लियर है? चलिए, ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य 25 प्रश्न जो आपके साथ डिस्कस किए गए। ठीक है, आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ठीक है। अन्य 25 प्रश्न जो आपके साथ डिस्कस किए गए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, आपने अतिरिक्त पॉइंट को पॉइंटर्स के रूप में लिखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।